नमस्कार। आज का जो मेरा विषय है, वो है खतरे में पढ़ाई-लिखाई। आपने कुछ समय पहले एक खबर सुनी होगी, जो कि राजस्थान के झलवाड़ से आई थी, जिसमें एक विद्यालय था, जिसमें बच्चे पढ़ रहे थे। अचानक से जो है छत गिर गई उस विद्यालय की और 7 बच्चे दबकर मर गए। ये स्थिति कई जगहों की है, सिर्फ़ एक जगह की नहीं है। आप पीछे देख रहे होंगे, एक फ़ोटो में आपको एक भवन दिख रहा होगा। ये कोई साधारण भवन नहीं है, ये देश का एक विद्यालय है जिसमें बच्चे पढ़ने जाते हैं, अपने सपने देखने जाते हैं, अपने सपनों को साकार करने वहाँ जाते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर वहाँ पे बच्चे जाएँ और ऐसे विद्यालयों में पढ़ें और अचानक से वो विद्यालय जो एक बिल्डिंग है उसकी टूट के उन बच्चों पे गिर जाए, तो फिर उसके बाद कई तरह के आप देखेंगे कि किसी मंत्री ने कोई बयान दिया, किसी मंत्री ने कोई बयान दिया। उसपे उसके बाद देश के सभी मंदिरों पे, मंदिर यानी कि विद्यालयों पे अचानक से जो है निरीक्षण का आदेश आ जाता है। हम तभी क्यों जगते हैं जब कोई हादसा हो जाता है, उससे पहले हम क्यों नहीं जगते? क्यों नहीं भवनों का जो है निरीक्षण करवाते हैं? क्यों नहीं जो डीएम है वो जाके यहाँ पे भवनों का निरीक्षण करते हैं? क्या आपको मालूम है कि सरकार इस पे मात्र 2.9% जीडीपी का 2.9% पैसा खर्च करती है विद्यालयों पे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानक अगर आप देखेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहा जाता है कि 6% पैसा खर्च करना चाहिए शिक्षा पे। लेकिन भारत की जो सरकार है, वो मात्र 2.9% पैसा जीडीपी का शिक्षा पे खर्च करती है। तो आप कैसे मान लेंगे कि आपके बच्चे ऐसे विद्यालय में जाके बहुत बड़े महान व्यक्ति बनेंगे और देश के वो आगे बढ़ाएँगे, देश के लिए सपना साकार करेंगे और देश को गर्व फ़ील करवाएँगे। सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया, जिसमें सरकार ने बताया कि 15 लाख देश भर में विद्यालय हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 15 लाख में कितने ऐसे जर्जर विद्यालय और होंगे। इसीलिए आपने भी हाल ही में सुना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार या अन्य राज्यों की सरकार कई सारे स्कूलों को बंद कर रही है। कम से कम 89,000 स्कूल जो हैं बंद हो गए हैं। क्यों? कारण कहा जाता है कि हम शिक्षा में सुधार ला रहे हैं इसलिए, पर रीज़न ये नहीं है। रीज़न है कि ऐसे विद्यालयों को बंद किया जा रहा है जो बहुत ही ज़्यादा जर्जर हो चुके हैं, क्योंकि अब सरकार जो है उन विद्यालयों को सही करवा के उसको चालू नहीं करना चाहती है। सरकार को लगता है कि अगर हम उसको सही करवा देंगे तो हमारा पैसा खर्च हो जाएगा। तो ऐसे 89,000 विद्यालयों को पिछले कई सालों में बंद कर दिया गया है या फिर उनको दूसरी जगह पे स्थानांतरित कर दिया गया है। आप जानते हैं कि लड़कियों को जो है लड़कियों के लिए स्कूलों में बेहतर शौचालय नहीं है। बच्चे जो जाते हैं, 2 प्रकार के बच्चे अलग-अलग विद्यालयों में जाते हैं। पहला, वो बच्चे जो धनी परिवार से आते हैं, अमीर परिवार से आते हैं, वो बच्चे तो प्राइवेट विद्यालयों में जाते हैं। वो एयर कंडीशनर में पढ़ते हैं, अच्छी क्लासरूम में पढ़ते हैं, अच्छे बेंच उनको मिलते हैं पढ़ने के लिए, अच्छे टीचर्स उनको मिलते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ गरीब तबके के बच्चे हैं, जो कि ऐसे भवनों में जाते हैं और जो है ऐसे भवनों में जाकर अपनी जान पे खतरा मोल लेते हैं। आपको क्या लगता है कि जो बच्चे इस स्कूल में जा रहे हैं वो ज़्यादा महान बनेंगे या वो बच्चे जो कि एक अच्छे विद्यालय में जा रहे हैं, अच्छे माहौल में जा रहे हैं, वो महान बनेंगे? तो हमें कभी ऐसे बच्चों से आशा नहीं करनी चाहिए कि वो इसमें पढ़कर जो है देश का नाम रोशन करेंगे। तो जब देश की सरकार ही इसको नहीं सही करना चाहती है, तो देश के बच्चे ऐसे विद्यालयों में क्यों पढ़ेंगे, जहाँ पे छत का पानी टपकता हो बरसात के वक़्त, जहाँ बेंच टूटी हो, जहाँ पे खिड़कियाँ टूटी हों, जहाँ दरवाजे उखड़े हों, जहाँ ब्लैक बोर्ड टूटी-फूटी हो, ऐसी जगह पे बच्चे पढ़कर कैसे देश को महान बनाएँगे? और वहीं दूसरी तरफ जो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, अच्छी अंग्रेजी सीख रहे हैं, अच्छी भाषा सीख रहे हैं और अच्छे क्लासरूम में रहकर वो बच्चे ही आगे बढ़ते हैं और उनको ज़ाहिर-सी बात है इससे और क्या परिवर्तन होता है आप सोचेंगे, तो इससे परिवर्तन होता है रोज़गार पे। जो बच्चे इस ऐसे विद्यालय में पढ़ेंगे उनका रोज़गार आप देख लीजिए और जो बच्चे प्राइवेट विद्यालयों में पढ़े हुए हैं आप उनका रोज़गार देख लीजिए कि वो किस स्तर पर रोज़गार पाते हैं। तो आप पाएँगे कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं, वो हमेशा जो है बहुत ही निचले पायदान पर रह जाते हैं रोज़गार के मामले में। लेकिन वहीं अमीर बच्चे जो कि प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ रहे थे, वो कई क्षेत्रों में आगे निकल जाते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून लेकर आई, जिसमें कि ये साफ कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व गारंटी शिक्षा मिलेगी। इसमें ये नियम भी तय किए गए कि जो भवन होंगे, विद्यालयों के भवन वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, अच्छे हालात में होंगे और बच्चों के पढ़ने के लिए अनुकूल माहौल होगा। लेकिन ये बातें सिर्फ़ किताबों में रह के रह गई और कभी भी सरकार ने पैसा दिया भी, तो वो अक्सर ठेकेदारों ने या अन्य लोगों ने मिलकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। बहुत भारी मात्रा में इसमें करप्शन देखने को मिला। अगर कभी सरकार ने चाहा भी कि चलो विद्यालयों की जर्जर स्थिति सुधारा जाए, तो तुरंत की तुरंत ये सारा का सारा पैसा करप्शन में चला जाता। तो अब हम ये सोचते हैं कि ऐसे चीज़ों को बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? यानी कि जर्जर विद्यालयों को सही करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें कोष बनाना होगा जिसमें कि भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर अनुदान दें।
दूसरी बात कि हमें रोज़गार बनाना होगा, वो भी स्थानीय रोज़गार बनाना होगा, यानी कि हमें ऐसे मज़दूरों को से ये काम करवाना होगा जो स्थानीय हों, ताकि ग्रामीण इलाकों में रोज़गार भी पैदा हो सके। तीसरी बात कि जो जिलाधिकारी है वो लगातार इन कार्यों का, मरम्मत का निरीक्षण कर सके। हर साल ऑडिट हो, जब तक ये कार्य चलता रहे तब तक ऑडिट होता रहे। दूसरी बात कि जनप्रतिनिधित्व या जो समाज सेवी संगठन हैं, वो आके इन चीज़ों पे नज़र बना के रखें कि पैसा कैसे आ रहा है और कैसे इसका इस्तेमाल इनको सही करने में हो रहा है। जो बच्चों के माता-पिता हैं, वो स्कूल को बनता हुआ देखें, ताकि जो है उनकी नज़र में ये चीज़ें सही तरीके से हो सकें। जब सभी स्थानीय लोगों के सामने ये कार्य होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसमें जो लागत है, जिसमें पैसा लगा, उसमें जो है कोई घपलेबाज़ी नहीं होगी, कोई करप्शन नहीं होगा। तो स्कूल को ज़्यादा बेहतर तरीके से दोबारा मरम्मत किया जा सकेगा, बिना कोई करप्शन किए हुए। इसलिए स्थानीय लोगों का या माता-पिता का इस कार्य में शामिल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और जिलाधिकारी का समय-समय पर इसका निरीक्षण करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब जिलाधिकारी ऑफ़िस से निकल कर अपना समय देगा, ऐसी चीज़ों पे ध्यान देगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो लोग करप्शन करते हैं, जैसे ठेकेदार हैं, वो जो है करप्शन ना करके और अच्छे ढंग से ऐसे विद्यालयों को सही करवाएँगे, ताकि ऐसे विद्यालय आगे चलकर हादसे की वजह ना बने। तो आज का ये विषय है, यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। फिर मिलूँगा अगले किसी विषय के साथ।